अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के पास पेपर्स का क्वेश्चन है। और इसका जो टॉपिक है वो है हेजिंग का टॉपिक। ठीक है जी, यहाँ पर जो आप टॉपिक कर रहे हैं वो कौन सा है? जो टॉपिक आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हेजिंग। और हेजिंग में स्पेसिफिकली हम करेंसी की हेजिंग को डिस्कस करने लगे हैं। ये याद रखिएगा कि एक करेंसी की हेजिंग है और एक इंटरेस्ट रेट की हेजिंग है। यहां पर हम करेंसी की हेजिंग को डिस्कस कर रहे हैं। सवाल पढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहते हैं एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 जून 2026। आज का दिन 1 जून 2026 का दिन है। सवाल कहता है कि ये आज का दिन है, ठीक है ना। ये आपने एज्यूम कर कर चल रहे हैं कि सवाल में आज का दिन 1 जून 2026 है। आज 1 जून 2026 का दिन है। स्टेलर टेक्सटाइल्स लिमिटेड STL, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर, एक कंपनी है जो कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है, एक्सपेक्ट्स टू रिसीव USD 1.5 मिलियन फ्रॉम अ यूरोपियन कस्टमर ऑन 30 सितंबर 2026। देखिए, आज का दिन जो है वो 1 जून 2026 है। आज से कुछ महीनों बाद, स्पेसिफिकली 30 सितंबर 2026 वाले दिन, ये जो भी कंपनी अंडर कंसिडरेशन है जिसका नाम STL है, इसको क्या होगा? इसको 1.5 मिलियन USD रिसीव होंगे। रिसिप्ट्स का केस है, आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी। ठीक है, आप एक्सपोर्टर हो, आपने कोई चीज़ें बेची हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट आनी है, पैसे आने हैं। पैसे लोकल करेंसी में नहीं आने, पैसे फॉरेन करेंसी में आने। फॉरेन करेंसी रिसीव आज नहीं होनी है, फॉरेन करेंसी 30 सितंबर वाले दिन रिसीव होनी है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बाद ये पैसे आपको मिलेंगे। 4 महीने बाद ये पैसे आपको रिसीव होंगे। आपने किसी को आज चीज़ बेच दी या पास में बेची हुई है, कभी भी बेची हुई है, और जिसको बेची है उसने बोला भाई आज से 4 महीने बाद मैं आपको 1.5 मिलियन की पेमेंट करूंगा, पैसे दूंगा, आप पैसे रिसीव करेंगे। ठीक है जी। यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि फॉरेन करेंसी कौन सी है? फॉरेन करेंसी US डॉलर्स है। फॉरेन करेंसी US डॉलर होने का मतलब यह है कि ये वो करेंसी है जिसमें मेरी कंपनी नहीं चलती, मेरा शहर, मेरा मुल्क इस करेंसी में ऑपरेट नहीं करता। यानी कि जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो फॉरेन करेंसी मिलेगी तो, लेकिन मेरे किस काम की? मेरे काम की तब होगी जब मैं इसको अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लोकल करेंसी क्या है? PKR है। तो हो क्या रहा है भाई, आपको USD US डॉलर्स मिलेंगे। आप उन US डॉलर्स को PKR में कन्वर्ट करोगे ताकि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर सको, ताकि आप अपने घर के लिए वो इस्तेमाल कर सको। पैसे आपके लिए US डॉलर्स में रिसीविंग हुई है, अलबत्ता वो US डॉलर्स आपके काम के नहीं हैं, आपके काम के PKR हैं। तो आप US डॉलर्स जितने भी आएंगे उनको PKR में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है STL इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ड्यू टू अ पोटेंशियल फ्लक्चुएशन इन द PKR पर USD एक्सचेंज रेट। कंपनी जो है इसको एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। अब यहां पर रिस्क कैसा, जरा समझते हैं बात को। रिस्क कैसा? रिस्क कैसा? पैसे आएंगे, USD में आएंगे, PKR में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें रिस्क कैसा, क्या मसला है? ठीक है, इस चीज को डिस्कस करेंगे हम। थोड़ा सा नीचे स्पॉट रेट तक पहुंच जाता हूं, फिर मैं बताता हूं कैसा रिस्क है। Management is considering alternative hedging strategies to manage this exposure. Market data: spot exchange rate 1 June 2026 PKR 280 पर USD। अच्छा, अब आज का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है? आज का एक्सचेंज रेट है PKR 280 पर US डॉलर्स। आज का दिन कौन सा? 1 जून वाला। ठीक है जी, 1 जून वाला। अब देखिए, गौर से सुनिएगा। आज 1 जून है, आज 1 जून है। आज का स्पॉट रेट 280 PKR $1 के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं करेंसी डीलर के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं डीलर भाई डॉलर लाया हूं, PKR दे दें। तो डीलर भाई क्या बोलते हैं? डीलर भाई बोलते हैं लाओ डॉलर।
अगर मैं डीलर भाई को $1 देता हूं तो वो मुझे 280 PKR दे देते हैं, है ना। अगर मैं डीलर भाई के पास 1 जून वाले दिन जाऊं, अगर मैं डीलर भाई के पास 1 जून वाले दिन जाऊं और $1 लेकर जाऊं तो वो मुझे 280 PKR दे देंगे। अब यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क किस तरह का है? सर रिस्क इस तरह का है कि आपको 1 जून वाले दिन आपके हाथ में डॉलर नहीं है, यानी कि डीलर के पास आप 1 जून वाले दिन नहीं जा सकते। आपको तो डॉलर मिलेंगे 30 सितंबर वाले दिन। अब जब मैं 30 सितंबर वाले दिन डीलर भाई के पास जाऊंगा तो 3 बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि आज एक यूएसडी 280 पीकेआर के बराबर है, जब मैं जाऊं तभी भी यही रेट हो तो कोई नुकसान नहीं होगा मुझे, क्योंकि आज $1 देता हूं 280 रुपए मिलते हैं, और अगर 30 सितंबर को जाऊंगा और $1 दूंगा तो भी 280 रुपए मिलेंगे, तो नुकसान कैसा? कुछ भी नहीं होगा। तो इस बात का रिस्क नहीं है। अगर पूरी दुनिया इस तरह से चल रही होती कि कभी भी एक्सचेंज रेट्स चेंज नहीं हुआ करते तो रिस्क होता ही नहीं। यानी कि अगर आज $1 280 का है और 10 महीने बाद भी $1 280 का है, 4 महीने बाद भी $1 280 का है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर फॉरेन करेंसी रिस्क है ही नहीं। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता था कि 30 सितंबर वाले दिन $1 दूं और मुझे पीकेआर 300 मिल जाए। ये तो मेरे फायदे की बात है, ये तो मेरे बेनिफिट की बात है। इसकी तो मैं दुआ मांगूंगा, मैं दुआ मांगूंगा, मैं दुआ मांगूंगा कि मेरी लोकल करेंसी का बेड़ा गर्क हो जाए। मैं दुआ मांगूंगा मेरी जो लोकल करेंसी है उसका कबाड़ा निकल जाए। मैं दुआ मांगूंगा, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं ना, तो मैं दुआ मांगूंगा कि $1 1000 रुपयों के बराबर हो जाए। यानी कि किसी को डॉलर खरीदना है तो उसको 1000 रुपए देने पड़े लोकल, तो $1 मिले। क्यों? इस चीज की इसलिए दुआ मांगता है एक्सपोर्टर, क्योंकि एक्सपोर्टर को डॉलर मिल रहा है। अब जब डॉलर मिलेंगे और वो पीकेआर में कन्वर्ट करवाएगा तो उसकी दुआ क्या होगी कि उसको ज्यादा यूनिट्स मिले लोकल करेंसी के। तो ये तो मेरे फायदे की बात है, इस चीज का रिस्क नहीं है। मैं हरगिज इस चीज को हेज करना ही नहीं चाह रहा, ये तो मेरे फेवर की बात है। ऐसा अगर हो जाता है तो क्या ही बात है, जबरदस्त हो जाएगा। मुझे हर डॉलर के अगेंस्ट ज्यादा पीकेआर मिलेंगे, इसमें तो मेरा फायदा होगा फ्यूचर में जाकर। तो मैं इसी से परवाह नहीं करूंगा। यानी कि कह लें कि ये वाली सिचुएशन तो ब्रेक इवन होगी, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मुझे फायदा देकर जाएगी। अगर मेरी अपनी करेंसी डी वैल्यू हो जाए तो एक्सपोर्टर्स जो फॉरेन करेंसी में बिलिंग करते हैं उनको फायदा हो जाता है। इसलिए क्योंकि उनके पास फॉरेन करेंसी आनी होती है, उन्होंने लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, लोकल करेंसी के ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उनको फायदा है। आज अगर $1 में 280 रुपए मिल रहे हैं और 3 महीने या चार चार महीने की बात है ना, 4 महीने बाद $1 के अगेंस्ट 300 रुपए मिल जाए तो अच्छी ही बात है ना। तो इस चीज में रिस्क नहीं है। रिस्क किस चीज का हो सकता है? तीसरा काम फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक यूएसडी जो है ना वो पीकेआर 200 के बराबर हो जाए। ये रिस्क है, ये रिस्क है इस केस में। इस केस में इस चीज का रिस्क है कि मेरी लोकल करेंसी स्ट्रांग ना हो जाए, मेरी लोकल करेंसी पावरफुल ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि $1 200 के बराबर हो जाए। सर इसमें कैसा रिस्क है? देखो इसको मिलने कितने थे, 1.5 मिलियन, ठीक है ना। ये बंदा ये सोचेगा कि यार आज का रेट चल रहा है कि मुझे हर डॉलर के अगेंस्ट 280 रुपए मिलते हैं, तो अगर मुझे 1.5 मिलियन डॉलर आज मिलते तो मैं 280 के रेट पे कन्वर्ट करवाता। 280 इंटू 1.5 मिलियन, मुझे कोई 420 मिलियन PKR मिल जाते। लेकिन हो ये रहा है मिसाल के तौर पे लोकल करेंसी स्ट्रांग हो जाए और $1 200 के बराबर हो जाए, तो फिर 1.5 मिलियन डॉलर में सिर्फ और सिर्फ PKR कितने मिलेंगे? 1500 000 इंटू 200, 300 मिलियन PKR मिलेंगे। तो नजर नहीं आ रहा है 120 मिलियन का नुकसान होता हुआ कम PKR मिलते हुए, ठीक है जी। तो रिसिप्ट्स के केस में हम इस चीज से फिक्रमंद होते हैं कि हमारी लोकल करेंसी स्ट्रांग ना हो जाए। स्ट्रांग हो गई तो हर फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट कम लोकल करेंसी के रुपये मिलेंगे, जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने खर्चों के लिए, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये चीज़ ज़रा ज़रूर समझ लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर कर चाहें तो दोबारा से एक बार देखें, लेकिन आपको रिस्क इस बात का है और आपने इस चीज़ की हेजिंग करनी है
किस चीज़ की हेजिंग करनी है, वापस से बताता हूँ। आपको इस चीज़ की हेजिंग करनी है कि कोई खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो जाए। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1 जून वाले दिन मैं बैठा हुआ हूँ, 1 जून वाले दिन मैं बैठा हुआ हूँ और मैं फोरकास्ट ज़रूर कर सकता हूँ, फोरकास्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि 30 सितंबर को रेट क्या होंगे, लेकिन मेरी फोरकास्ट गलत हो सकती है। आप आज बैठकर बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम को बारिश होगी या नहीं। अगर बहुत सारे बादल होंगे तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे बारिश होने के चांसेस हैं, और अगर सूरज निकला हुआ होगा आप बोलेंगे बारिश होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन क्या आप हमेशा सही होगे? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत बादल निकले हुए हो, आप बोले भाई बारिश होने के बहुत चांसेस है और शाम को बारिश ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि सूरज निकला हुआ हो, तपती हुई धूप हो, आप सबको बोल दें आज तो बारिश होने के चांस है ही नहीं, लेकिन एकदम से 2 घंटे बाद कहीं से बादल आ जाए और बारिश हो जाए। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आप हेजिंग जब करते हो ना, आप ये सोचते हो कि यार अगर ऐसा हो गया इससे बचने के लिए क्या करूं, लेकिन कभी कभार चीज सर पर भी आ जाती है, कभी कभार चीजें सर पर भी गिर जाती हैं, कभी कभार आपकी हेजिंग स्ट्रेटेजी उल्टी भी पड़ जाती है, कभी कभार हेजिंग करने से नुकसान भी हो जाता है। कैसे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल यहां तक आप वीडियो को मेरे ख्याल में पॉज कर कर ये चीजें नोट कर लें। लोकल करेंसी पीकेआर है, फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर्स है। आज का रेट 280 पीकेआर $1 के बराबर है। मुझे इस चीज का रिस्क है कि कहीं $1 में 200 पीकेआर आना ना शुरू हो जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे कम पीकेआर मिलेंगे और इस चीज की मैं हेजिंग कर रहा हूं। अगर तो $1 में ज्यादा पीकेआर मिलते तो मैं खुश हूंगा, हैप्पी हैप्पी, तो फिर तो मुझे हेजिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने रिस्क की हेजिंग करने जा रहा हूं। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि जो मैंने सोचा है वैसा ना हो, मैं रिस्क की हेजिंग करने जा रहा था लेकिन चीज़ें फेवरेबल हो गई और उसकी वजह से हेजिंग मेरे सर पर आ गई, क्योंकि हेजिंग के अगेंस्ट कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हाँ जी, अब आपके पास है करेंसी के फ्यूचर्स। करेंसी के फ्यूचर्स, ठीक है जी। करेंसी फ्यूचर्स में क्या है, आपके पास सितंबर के फ्यूचर्स हैं और अक्टूबर के फ्यूचर्स हैं। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए होंगे। फ्यूचर क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ एक्स वाई जेड वैल्यू में ही आप उसको अंडरटेक कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स केसेस में कोई डेसिमल वाली चीज़ भी आ सकती है। मैंने अपने जो हाई लेवल के फाइनेंस डिसीजन के लेक्चर्स बनाए उसमें इसको देखिएगा। कुछ अंडर और ओवर हेज की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये सितंबर और अक्टूबर क्या है भाई, आप वो वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे जो आपकी ट्रांजेक्शन डेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि 30 सितंबर वाला, यानी कि ये सितंबर वाला। अच्छा सर, अगर मेरी ट्रांजैक्शन डेट 25 सितंबर होती तो, मेरी ट्रांजैक्शन डेट 30 अगस्त होती तो, 31 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई होती तो, 15 अगस्त होती तो, पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपकी ट्रांजैक्शन डेट के बाद वाला आप पिक करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हायर लेवल पर जब फ्यूचर्स की हेजिंग होगी तो ऐसे केस आएंगे, वरना जनरली आपके लेवल पर ऐसा होगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन डेट है, मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन डेट और फ्यूचर्स की डेट सेम हो। अगर फ्यूचर्स की और ट्रांजैक्शन डेट में डिफरेंस होता है ना, फिर फ्यूचर्स को सेल करने की या बाई करने की एक पूरी वर्किंग बनती है जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कैलकुलेट करते हैं। वो एक लंबी बहस है, ठीक है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि फ्यूचर्स के दो तरह के सवाल हो सकते हैं। फ्यूचर्स का एक सवाल वो हो सकता है जो इजी हो। इजी वाले सवाल में जो ट्रांजैक्शन डेट होगी, इस सवाल में मुझे बताया हुआ था कि 30 सितंबर है, और जो फ्यूचर्स की डेट होगी वो भी सवाल में बताया हुआ था कि 30 सितंबर है, दोनों सेम होंगी। इस सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है। मुश्किल वाला क्वेश्चन जो आएगा उसकी किसी और वीडियो में भी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें ट्रांजैक्शन डेट कोई और होगी, मिसाल के तौर पे ट्रांजैक्शन डेट है 31 जुलाई, 31 जुलाई वाले दिन आपके पास पैसे आने, लेकिन जो फ्यूचर्स की डेट आपके पास है वो आपके पास 30 सितंबर की है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है ये, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं जो इस सवाल में पूछा गया है। सवाल में आसान पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि भाई 30 सितंबर को ही ट्रांजैक्शन डेट है, यानी कि आपके पास डॉलर्स भी 30 सितंबर को आएंगे, और आप जो है ना वो अल्लाह भला करे आपके पास जो फ्यूचर्स दिए हुए हैं ना वो भी आपके पास सितंबर के और अक्टूबर के दिए हुए हैं। दो फ्यूचर्स क्यों दिए हुए हैं, दो में से आपने एक सेलेक्ट करना है, आप सितंबर फ्यूचर्स को सेलेक्ट करोगे।
ठीक है जी, पहली चीज। उसके बाद करेंसी ऑप्शंस की भी डिटेल है, अच्छा इस पे आते हैं फ्यूचर्स पे दोबारा। करेंसी ऑप्शंस की भी डिटेल है और फिर कुछ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। और उसके बाद बोलता है एडवाइस STL on the most appropriate hedging strategy for managing its foreign exchange exposure, including a no hedge strategy and justify recommendations based on effective exchange rates। ठीक है जी। अच्छा, अब ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं दोबारा से कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है ना, उसको समझते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम फ्यूचर्स की डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं ना, जब हम फ्यूचर्स से हेजिंग करते हैं, तो फ्यूचर्स से हेजिंग करने का एक तरीका यह है कि लीव ओरिजिनल ट्रांजैक्शन एट रिस्क। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन यानी कि 1.5 मिलियन की कन्वर्जन, ठीक है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का मतलब है 1.5 मिलियन की कन्वर्जन। फ्यूचर्स को आप समझ लें कि एक अलग मार्केट है, ठीक है। फ्यूचर प्रोडक्ट से जब आप हेजिंग करते हैं तो दो चीजें हैं। एक है आपकी स्पॉट मार्केट, ठीक है। स्पॉट मार्केट में क्या होगा, स्पॉट मार्केट में आप जो ट्रांजैक्शन जैसे कंडक्ट करनी थी वैसे ही कंडक्ट करेंगे, कोई उसमें रद्दो बदल नहीं आएगा। एक है फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट में आप सेल नाउ बाय लेटर या फिर बाय नाउ सेल लेटर की स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, ठीक है। होगा ये कि एक तो आप ओरिजिनल ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट पर ही कंडक्ट करेंगे, उसका कोई फ्यूचर मार्केट से ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन जब आप सेल नाउ बाय लेटर या बाय नाउ सेल लेटर करेंगे ना, तो उससे आपके पास गेन आ रहा होगा मेजॉरिटी केसेस में, और माइनॉरिटी केसेस में लॉस आ रहा होगा। और फिर इन दोनों का आप नेट रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है जी। अब जरा इसको करते हैं ना, इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब देखें, गौर से सुने, गौर से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो गौर से सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है जी। देखिए, आज का एक्सचेंज रेट क्या है, आज का एक्सचेंज रेट क्या है सर, आज का एक्सचेंज रेट जो है वो है PKR 280 पर USD। PKR 280 पर USD का मतलब क्या है, PKR 280 पर USD का मतलब यह है कि अगर मैं $1 लेकर जाता हूं डीलर के पास, तो डीलर मुझे 280 PKR देगा। आज दिन कौन सा है, 1 जून। तो जाओ ना डीलर के पास, चेंज करवा लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते, इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि पैसे कब आएंगे, 30 सितंबर को। अच्छा, इस सवाल में हेजिंग के कौन कौन से टूल समझने हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि मैं कोई हेजिंग करूं ही नहीं, नो हेज, यानी कि मैं बोलूं मैं हेजिंग करूंगा ही नहीं, नो हेज, नो हेज, हेजिंग ना करूं। इस केस में क्या होता सर, इस केस में ये होता कि 30 सितंबर वाले दिन जब आपके पास 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स आते, उसको आप उस दिन के स्पॉट रेट पर कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं मैं हेजिंग करता ही नहीं, किसी किस्म की कोई हेजिंग करता ही नहीं, हेज मार्केट में जाता ही नहीं, सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर, ऑप्शंस, पुट, कॉल, कुछ नहीं करता, बैठ जाता। मैं बोलता जो होना है अल्लाह के हवाले। उस केस में क्या होता, 1 जून है आज, आज $1 280 PKR के बराबर है। लेकिन लेट से मैं हेजिंग करता ही नहीं, अगर मैं किसी किस्म की हेजिंग नहीं करता तो मैं 1 जून को कुछ करता ही नहीं। 1 जून को जब मैं कुछ करता ही नहीं तो 30 सितंबर आती, 30 सितंबर आती, 1.5 मिलियन US डॉलर्स आते, मैं डीलर के पास जाता और डीलर को बोलता भाई इसको चेंज कर दो और मुझे दे दो PKR। तो डीलर 30 सितंबर वाले दिन का जो एक्सचेंज रेट होता उस पर मुझे कन्वर्जन करके दे देता। अच्छा, अब सवाल में बड़ी मजे की बात है, सवाल में मजे की बात यह है कि सवाल इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चीजें कैसी कर दी हैं, ऐसी कर दी हैं
कि यहां पर लिखा है एसटीएल इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ड्यू टू पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस इन द पीकेआर पर यूएसडी एक्सचेंज रेट। यहां से देखकर ऐसा लग रहा है कि कंपनी ये चाह रही है कि वो हेजिंग करे, क्योंकि कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या है कि चीजें उसके फेवर में मूव नहीं करेंगी। फेवर में मूव ना करना, फेवर में मूव ना करना, इसका मतलब क्या है? फेवर में मूव ना करने का मतलब यह है कि कंपनी ये एक्सपेक्ट करिए कि अगर आज $1 280 के बराबर है, तो जब 30 सितंबर आएगी तब $1 जो होगा ना वो 280 से कम, पीकेआर के बराबर होगा, है ना। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जिस दिन 30 सितंबर आएगी उस दिन $1 280 पीकेआर से कम होगा, कम होगा, कम होगा, तभी आप हेजिंग करोगे ना। अगर मैं सोच रहा हूं कि 30 सितंबर वाले दिन $1 280 से भी ज्यादा का होगा, 300 400 500 पीकेआर के बराबर होगा, तो मैं हेजिंग क्यों करूंगा? मैं तो हेजिंग करूंगा ही नहीं। मैं हेजिंग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जब 30 सितंबर आएगी तो डॉलर्स के अगेंस्ट ज्यादा पीकेआर आएंगे, आज से भी ज्यादा वाले पीकेआर आएंगे। तो इसका मतलब फेवर में क्या बात है? फेवर में ये बात है कि शायद मे बी जो आपका पीकेआर है रेट हो जाए 280 से ज्यादा, है ना। अगर ऐसी कंडीशन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी ना, अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि $1 जो है उसमें 300 400 500 पीकेआर आ जाएंगे, फिर तो कंपनी को हेजिंग करनी ही नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। हेजिंग तो तब बनती है करना जब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही हो कि $1 के अगेंस्ट कम पीकेआर आएंगे, तो फिर उस रिस्क से बचना है। तो यहां पर सवाल में ये लिखा हुआ था कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है इसलिए कंपनी हेजिंग कर रही है। अब हेजिंग का मतलब ये है कि आपने 1 जून को हेज प्रोडक्ट में एंटर हो जाना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सवाल में एक चीज लिखी हुई है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन 30 सितंबर पीकेआर 282.75 पर यूएसडी। उन्होंने ये बोला कि भाई इस सवाल के लिए आप ये एज्यूम कर लो कि जब 30 सितंबर आएगी उस दिन का जो स्पॉट रेट होगा वो 282.75 होगा। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। ऊपर सवाल बोल रहा है कि भाई हेजिंग करो, कंपनी को हेजिंग करनी है, और नीचे एक ऐसी सिचुएशन बनाकर दे दी है, बोला है कि 30 सितंबर वाला जो स्पॉट रेट होगा वो तो बेहतर होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना दिया आपको और घुमा दिया है। आपको हेज प्रोडक्ट में शायद लॉस हो रहा होगा क्योंकि आप हेजिंग स्टार्ट करोगे 1 जून को। बहरहाल अब आते हैं यहाँ पर, ये रेट कौन सा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 282.75। देखिए अगर मैं किसी किस्म की हेजिंग नहीं करता तो 282.75 पर कन्वर्जन होती, ठीक है ना। 1500 000 इंटू 282.75, 424,125 पीकेआर। अगर मैं किसी किस्म की कोई हेजिंग नहीं करता, अगर मैं किसी किस्म की कोई हेजिंग नहीं करता, उस केस में 1 जून को मैं कुछ नहीं करता, 1 जून को मैं कुछ नहीं करता और 30 जून को ये काम करता। ये एक चीज हो गई। वापस से यहां पर वीडियो को पॉज कर यहां तक की बात समझ लें। अब आते हैं हम फ्यूचर्स पर, अब आते हैं हम फ्यूचर्स पर, ठीक है। आज क्या है, 1 जून, ठीक है। एक होती है फ्यूचर मार्केट और एक होती है स्पॉट मार्केट, ठीक है जी। अब सुने गौर से, वापस से सवाल पर आते हैं। हमने ये तो तय कर लिया ना कि हमें जो फ्यूचर का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है ना वो ये वाला सेलेक्ट करना है, सितंबर वाला, ठीक है जी। अक्टूबर वाला हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर मैंने ये भी डिस्कस किया कि फ्यूचर के कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे तो उसमें सितंबर का अगर फ्यूचर होगा तो ट्रांजैक्शन डेट वही नहीं होगी, कोई और होगी। मिसाल के तौर पर 31 जुलाई होगी। वो केसेस कैसे डील करेंगे वो बाद में देखते हैं। इस केस में बड़ा सिंपल है कि जो 30 सितंबर है, जो 30 सितंबर वाला दिन है, उस दिन के फ्यूचर्स की वैल्यू दी हुई है और 30 सितंबर को ही ट्रांजैक्शन हो रही है। अब फ्यूचर्स में करते क्या है, देखें आपके पास सबसे पहले तो 1.5 मिलियन का अमाउंट हेज करना था। पहले तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बन रहे हैं। 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स हेज करने थे,
एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 यूएस डॉलर्स का है, तो ये बनते हैं 1500 डिवाइडेड बाई 50,000, 30 कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर ये 30.1 बन रहे होते, 29.5 बन रहे होते, 30.3 बन रहे होते, तो क्या होता? तो कॉम्प्लेक्स केस क्रिएट होता, वो अभी हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन हाँ, आपकी बात जरूर सही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक जो फीचर होता है वो ये होता है कि हम 100% कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरटेक कर सकते हैं। यानी कि अगर 1.5 मिलियन की हेजिंग करवानी है और एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 रुपए का है, तो हम 30 कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ के अमाउंट 1.5 मिलियन नहीं होती, व्हाट इफ के अमाउंट होती 1.5 मिलियन एंड 5,000, तो 5,000 अनहेज्ड रह जाता। अनहेज का क्या करते, छोड़ दो, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते। ये यहां पर 1.5 मिलियन को डिवाइड करना होता है, लेट से 40,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट से एक कॉन्ट्रैक्ट 40,000 का होता है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 40,000 अगर हम करते हैं तो 37.5 आता है। तो इसका मतलब या तो मैं 37 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जा सकता हूँ या 38 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा सकता हूँ। अगर 37 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जाऊंगा तो 20,000 अनहेज रह जाएंगे। अगर 38 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जाऊंगा तो 20,000 ओवर हेज हो जाएंगे। उसका भी एक प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स होल नंबर में आए और ऐसा हो सकता है ये डेसिमल में आए। डेसिमल में आएंगे केस बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पर डेसिमल में नहीं आए, होल नंबर में आ गए। 1.5 मिलियन को हेज करना था, एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का है, तो 30 कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, आसानी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट, आपने 1,000 रुपए हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट पे करनी है। बैंक के चार्जेस हैं, कोई भी ड्यूटी है, कोई टैक्स है, तो 30 कॉन्ट्रैक्ट्स के 1,000 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए ये आपकी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यानी कि एक फीस है, एक अमाउंट है जो आपने पे करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब सर फ्यूचर्स के लिए करें क्या, करें क्या? कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है? यूएस डॉलर्स है ना। दो स्ट्रेटेजीज होती हैं फ्यूचर्स के लिए, सेल नाउ बाय लेटर या बाय नाउ सेल लेटर। यहां पर आप सेल नाउ बाय लेटर वाली स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करोगे। क्यों ऐसा करेंगे? देखें, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई आ रही है ना, ये 1 जून की वैल्यू है। 1 जून की वैल्यू है सितंबर के फ्यूचर की। 1 जून वाले दिन का स्पॉट रेट 280 है, और 1 जून वाले दिन जो सितंबर के फ्यूचर्स हैं वो 282.5 के हैं। ठीक है। 1 जून वाले दिन के रेट लिखे हुए हैं दोनों, यानी कि ये जो 282.5 रुपीज का रेट लिखा हुआ है ना, ये 282.5 रुपीज का रेट 1 जून का रेट है। 1 जून का रेट है किस चीज का? सितंबर के फ्यूचर्स का। सितंबर फ्यूचर समझ लो किसी प्रोडक्ट का नाम है जो सितंबर में मेच्योर होगा, उसकी 1 जून की वैल्यू 282.5 चल रही है। सर सेल नाउ बाय लेटर क्यों ऑप्ट किया? देखिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अच्छा, एक चीज यहां पर यह भी याद रखना कि अगर स्पॉट रेट नीचे जाता है तो ये जो फ्यूचर्स की प्राइस है ये भी नीचे जाती है। अभी स्पॉट रेट कितना है? 280। अभी का सितंबर का फ्यूचर कितने का है? 282.5। आप क्या हेज कर रहे हो? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप हेजिंग कर रहे हो इस चीज के कि ये रेट गिर ना जाए, गिर ना जाए। ज्यादा हुआ तो आपके फायदे में, ज्यादा हुआ या इंक्रीज हुआ तो आपके फायदे में, ज्यादा हुआ तो आपको फायदा देगा। आप इस चीज की हेजिंग कर रहे हो कि ये गिर ना जाए, गिर ना जाए, क्योंकि अगर ये 280 का स्पॉट रेट है, ये 270 हो गया या 260 हो गया या 250 हो गया, तो क्या होगा? तो आपको कम पीकेआर मिलेंगे। इस चीज की आप हेजिंग कर रहे हो। फिर आपने ये याद रखना है कि स्पॉट रेट और फ्यूचर्स की प्राइस के रेट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि अगर वो 280 पर डॉलर नीचे जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये वैल्यू भी नीचे जाएगी, ये वैल्यू भी नीचे जाएगी। यानी कि आज ये वैल्यू ज्यादा है, आज ये वैल्यू ज्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आज जो ये वैल्यू ज्यादा है ना, आज जो ये वैल्यू ज्यादा है ना, ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी? कुछ टाइम बाद कम हो जाएगी। तो आज ज्यादा है, प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूं? सेल नाउ बाय लेटर। मैं बोलूं कि लेट से ये मेरे हाथ में ये एक पेन है, ये पेन आज 20 रुपए का है और कल ये पेन 10 रुपए का हो जाएगा, तो मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? आज बेच दो 20 में,
और कल 10 रुपए में खरीद लेना। बात समझ रहे हैं? तो आपने सेल नाउ बाय लेटर की स्ट्रेटेजी पर जाना है। आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी यूएस डॉलर्स है, आपने यूएस डॉलर्स आज बेचने की कोशिश करनी है, या आप यूं समझ लें कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रेट बाद में डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर बच्चों का ये सवाल आता है, सर जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं वो हम बेचे कैसे, पहले तो खरीदेंगे फिर बेचेंगे ना, आप कैसी बात कर रहे हो, बेच आज तो खरीद बाद में लो। तो अगेन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेसन है। देखिए इफेक्टिवली कोई प्रोडक्ट आप बेच नहीं रहे होते हो फिजिकली, आप एक वादा कर रहे होते हो कि 30 सितंबर वाले दिन मैं तुम्हें 282.5 की XYZ चीज बेचूंगा, और फिर 30 सितंबर से पहले उस चीज को खरीद भी लेते हो। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। बच्चे पूछते हैं कि सेल नाउ बाय लेटर हो ही कैसे सकता है। बाय नाउ सेल लेटर तो समझ में आता है कि आपने एक चीज आज खरीदी और कुछ दिनों बाद बेची, लेकिन आज बेच दी और बाद में खरीदी, ये कैसे हुआ सर? तो इसके लिए एक सेपरेट मैंने वीडियो में डिस्कशन करी है। बहरहाल आप यूं समझ लें, लेट से आज 1 जून है, ठीक है ना, और आपने जो है ना वो DHA सिटी कराची में किसी को बोला भाई मैं 30 सितंबर को, मैं 30 सितंबर वाले दिन, मैं 30 सितंबर वाले दिन तुम्हें जो है ना वो 30 लाख रुपए में एक प्लॉट बेचता हूं। था नहीं आपके पास, आपने उससे वादा कर लिया 30 सितंबर वाले दिन मैं तुम्हें एक प्लॉट बेचूंगा 30 लाख रुपए में, था नहीं आपके पास, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आसानी के लिए यूं समझ लें, आपने एक किसी से वादा कर लिया, ये लो भाई ये चीज तुम्हारी हुई, ठीक है, 30 सितंबर वाले दिन मुझसे तुम डिलीवरी ले लेना, और 30 लाख रुपए में मैंने तुम्हें DHA सिटी कराची में प्लॉट बेचा। और डिलीवरी कब होगी? 30 सितंबर वाले दिन। आज क्या है? 1 जून। उसने बोला कैश दूं आज, मैंने बोला कैश नहीं दो आज। उसने बोला प्लॉट दो, मैंने बोला 30 सितंबर को दूंगा। है मेरे पास? नहीं। उसको पता है? नहीं, उसको तो नहीं पता ना। मैंने उसको बोला हाँ भाई मेरे पास एक प्लॉट है, तुम्हें दिया, 30 लाख रुपए में बेच दिया, और 30 सितंबर को डिलीवरी ले लेना। सेल ना हो गया। अब मेरे पास ये 4 महीने का टाइम है ना, इसके बीच में मैंने एक इसके बीच में मैंने एक बंदा ऐसा ढूंढा जिसके पास वो प्लॉट अवेलेबल था। उसको मैंने बोला तुम 27 में बेचोगे? कोई मिल गया मुझे, 15 सितंबर को मिल गया। उसने मुझे हाँ डील डन, 27 लाख में मैं तुम्हें ये प्लॉट बेचता हूँ। अब क्या हो गया? बाई लेटर। चीज मेरे पास क्या 1 जून को थी? नहीं, मैंने एक बंदे को एग्रीमेंट कर कर दे दिया कि भाई ये लो 30 लाख रुपए में ये चीज बेची, 30 सितंबर को आना, 30 लाख रुपए देना, और मेरा ये प्लॉट है XYZ जगह पर, वो तुम्हारा हो गया। अब इन 4 महीनों के बीच में क्या हुआ? इन 4 महीनों के बीच में मैंने किसी ऐसे बंदे को ढूंढा जिसके पास वाकई में वो चीज थी, और मैंने कोशिश करी कि वो मुझे 30 से सस्ते में दे दे। 27 में उसने दे दी। अब मैंने ना इससे 30 लिए, ना इसको 27 दिए। जब 30 सितंबर आई ना, जब 30 सितंबर वाला दिन आया, 30 सितंबर वाला दिन आया, तो इसको बोला भाई तुम अपना प्लॉट इसको दो, ठीक है ना। उसने प्लॉट दे दिया। इसको बोला भाई 27 लाख आप इसको दे दें, 3 लाख आप मुझे भी दे दें। क्या मेरी कोई इन्वेस्टमेंट? नहीं। इस कहानी को जरा थोड़ा सा रिकैप कर लीजिएगा तो आपको सेल नाउ बाय लेटर की थोड़ी कहानी रिकॉल हो जाएगी। बहरहाल ब्रीफ सा मैंने रिकैप देने की कोशिश करी है यहाँ पर। तो इस तरह से सेल नाउ बाय लेटर चलता है। तो इसी तरह से मैंने जो है वो फ्यूचर्स जो है वो 282.5 में बेच दिए। अब मैं क्या करूंगा? 30 सितंबर आ गई, तो 30 सितंबर का मैं बाय लेटर कर लूंगा। अच्छा सर इस दिन कितने का खरीदेंगे? सवाल में तो फ्यूचर्स की प्राइस एक ही दी हुई है। बोला हुआ है कि 1 जून वाले दिन सितंबर के जो फ्यूचर हैं वो 282.5 के हैं। देखो ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन, गौर से सुनो, गौर से सुनो, ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन, ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन, ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन, ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन, ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन स्पॉट का रेट और फ्यूचर मार्केट का रेट सेम हो जाता है। ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन स्पॉट का रेट और फ्यूचर्स का रेट सेम हो जाता है। यानी कि ट्रांजैक्शन डेट कौन सी है? 30 सितंबर है। फ्यूचर्स कौन से हैं? सितंबर के हैं। सितंबर के फ्यूचर्स होने का मतलब ये है कि 30 सितंबर इनका आखिरी दिन है। ये जो आखिरी दिन होता है, इस आखिरी दिन का स्पॉट और फ्यूचर का रेट सेम हो जाता है, यानी कि दोनों 282.75 होंगे। क्यों हो जाता है? अब उस बात पे नहीं जाते, उस लॉजिक पे नहीं जाते, बहुत सारी चीजें सवाल में रिकैप करनी है। तो इसका मतलब यहां पर मैं बाई करूंगा 282.75 पर। अब गौर से सुनना, सर आपने तो 282.5 का इसलिए बेचा था क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेट गिरेगा और आपको फायदा होगा। हाँ, लेकिन इस सवाल को मुश्किल बनाने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया? रेट को बढ़ा दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना चलें।
उसूलन जनरली आमतौर पर सवालों में ये जो बाईलेटर वाला रेट होता है ना, ये 270, 260, 250 होता है, और यहां पर गेन ऑन ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा होता। लेकिन इस सवाल को कॉम्प्लेक्स बनाना था, एग्जामिनर ने बोला हकीकतन तो कुछ भी हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक चीज की वैल्यू कम होगी, उस चीज की वैल्यू ज्यादा हो गई। उसकी वैल्यू 282.5 से कम होने के बजाय इन रियलिटी ज्यादा हो गई। तो अब आपको फ्यूचर्स ट्रांजेक्शन पर 0 मेरे ख्याल में 25 का पर डॉलर लॉस हो रहा, पी के आ रहे हैं ये, और पर यूएस डॉलर लॉस हो रहा। ठीक है जी। 50,000 वाले 30 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो टोटल लॉस कितना है? $50,000 की एक कॉन्ट्रैक्ट की हेजिंग थी, ऐसे 30 कॉन्ट्रैक्ट थे, और हर डॉलर पर 0.25 का नुकसान, 375,000 का नुकसान नजर आ रहा है। देखिए मैं वापस से बोलूंगा, नॉर्मल सवालों में ये बाईलेटर वाली वैल्यू कम होगी। जिस तरह से यहाँ पर मेरी ये जो मैंने प्लॉट वाली एग्जांपल दी, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि किसी को अगर मैंने कहा है कि भाई मैं तुम्हें 30 का दूंगा, तो मैं सामने से 27 का, 26 का, 25 का, 24 का ढूंढूं ताकि मुझे फायदा हो। लेकिन एंड में मैं फंस गया, डिलीवरी का टाइम आ गया और प्लॉट के रेट 32 लाख चल रहे हैं, तो अब 32 का खरीद कर भी 30 का देना पड़ेगा और 2 का नुकसान खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास, अच्छा जी, अब हम नेट आउटकम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये फ्यूचर्स मार्केट कहलाती है। फ्यूचर्स मार्केट में आपको 375,000 का नुकसान हुआ। फ्यूचर मार्केट में पहले जून वाले दिन आपने 282.5 में चीज खरीदी, 30 सितंबर को 282.75 में बेची। ये पी के आर पर डॉलर था, तो आपका नुकसान 0.25 पी के आर पर डॉलर का नुकसान है। 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हर का एक कॉन्ट्रैक्ट है और 30 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये 1.5 मिलियन टोटल अमाउंट है, तो 375,000 का ये नुकसान हुआ। स्पॉट मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप 1 जून को कुछ नहीं करते हो, 30 सितंबर वाले दिन जो रेट होता है उस पर कन्वर्जन करते हो, तो 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स को 282.75 पर किया कन्वर्ट। ये आपको 1500,000 इंटू 282.75 मिले, यानी कि ये 424,125,000 मिले। और एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी ना ₹1,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये 30,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो आप देखिए ना आपका नेट आउटकम क्या बनेगा। फ्यूचर्स मार्केट में आपका जो नेट आउटकम बनेगा ना, फ्यूचर्स मार्केट में जो आपका नेट आउटकम बनेगा, 30,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करी। एक कॉन्ट्रैक्ट की ₹1,000 थी, 30 कॉन्ट्रैक्ट्स की। फ्यूचर मार्केट में मुझे लॉस हो गया 375,000 का। और स्पॉट मार्केट में जो मैंने लीव दी ट्रांजेक्शन एट रिस्क और उसको कंडक्ट किया, फिर मैंने वो 424,125,000 का बना। ये बन जाता है 424,125,000 माइनस 375,000 माइनस 30,000। 423,423,720,000। ठीक है जी। देखिए मैं अगेन कहूंगा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को मुश्किल बनाया है। अमूमन यहां पर आपके पास गेन आ रहा होगा, अमूमन यहां पर आपके पास गेन आ रहा होगा, यहां पर लॉस नहीं आएगा, यहां पर गेन आएगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें ना चले, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज यहां पर मैं जो आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि जब यहां पर लॉस होता है ना, गौर से सुनिएगा, यहां पर लॉस होता है तो यहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट गेन आ रहा होता है। देखिए अभी आपके पास $1 कितने का था? 280 का। जब वो 282.75 पर ये कन्वर्जन हुई है, तो यहां पर 2.75 के हिसाब से फायदा बुक हुआ है ना, यहां पर फायदा बुक हुआ है ना। फायदा कैसे सर? आज का रेट क्या था? 280। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये कम हो जाएगा, 260, 270, 250, 230 पर चला जाएगा, 30-40 रुपए पर डॉलर नुकसान होगा। लेकिन आपको तो 2.75 रुपीज पर डॉलर फायदा हुआ है। तो जब यहां पर लॉस होगा, यहां पर गेन होगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यहां पर गेन होगा और यहां पर थोड़ा सा लॉस हो रहा होगा, यानी कि चीजें वैसे ही जाती जैसे आपने सोचा है कि जिस चीज का आपको रिस्क है, रेट कम हो रहा होता तो स्पॉट मार्केट में लॉस होता। 280, $1 के अगेंस्ट ₹280 के मिलने के बजाय $1 के अगेंस्ट ₹250 मिल रहे हो तो शायद, लेकिन वो ऊपर फिर गेन हो जाता। तो नेट आउटकम आपका चेंज नहीं होता। ठीक है जी। यहां पर वीडियो को बहुत अच्छे से पॉज करें, बहुत अच्छे से पॉज करें, और यहां तक की चीजें सुने, समझें, एब्जॉर्ब करें, जस्ट करें, अपने जहन में बिठाएं। मैंने बहुत कोशिश की है डिटेल में जाने की। आई नो कि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर बना है, लेकिन आपको फायदा देगा।
इसी तरह की कुछ वर्किंग जो है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आंसर में हुई हुई है, और फिर एक इफेक्टिव रेट निकाला हुआ, ये 423,720,000 हमें भी मिल गया। ठीक है, और फिर ये मिले, ये पीकेआर मिले हमें 1500,000 डॉलर्स के अगेंस्ट। तो $1 के अगेंस्ट कितने पीकेआर मिल रहे हैं, वो हमारा इफेक्टिव रेट है। यानी कि इतना सारी चीजें लमसम कर कर, नेट गेन शेन ट्रांजेक्शन कॉस्ट कर कर, मुझे पता चला कि मुझे $1 के अगेंस्ट 282.683 पीकेआर मिल रहा है। ठीक है जी, सॉरी ये वाला है ना, अभी हमने ये किया है 282.48। ठीक है जी, ये वही पोर्शन है, थोड़ा सा अलग तरह से वर्किंग करी हुई है, मैंने भी कर ली है, पूरी चीज हो गई। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर। करेंसी ऑप्शंस में भाई कौन से ऑप्शंस पे जाएंगे, पुट ऑप्शन है और कॉल ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले आपने डिसाइड करना है कि पुट होगा या कॉल होगा। कैसे डिसाइड होगा, ये डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पर, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पर, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पर। सबसे पहला काम आप करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट करेंसी आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला काम करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट करेंसी आइडेंटिफाई करोगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी कैसे आइडेंटिफाई होगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है इसके साथ क्या लिखा हुआ है, यूएसडी। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के में कॉन्ट्रैक्ट साइज के साथ क्या लिखा हुआ है, यूएसडी। यानी कि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसडी के, यूएसडी के। ये आइडेंटिफाई कर लिया। पीकेआर भी हो सकता था, पीकेआर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, यूएसडी। यहाँ क्या है, यूएसडी। अब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंसी देख ली, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है, यूएसडी। अब आप ये देखोगे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करेंसी चाहिए या मुझे कॉन्ट्रैक्ट करेंसी बेचनी है। सर मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंसी बाहर से आएगी और मुझे डीलर को बेचनी है, बेचनी है, बेचनी है, ताकि मुझे पीकेआर मिले, पीकेआर मिले, पीकेआर मिले। बेचनी है, बेचनी है, बेचनी है, पुट पुट पुट। पुट ऑप्शन टू सेल, कॉल ऑप्शन टू बाय। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी का क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी बेचनी है, 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 पुट 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 पुट। अच्छा सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पीकेआर होती, पीकेआर होती, पीकेआर होती, पीकेआर का क्या करना है, लोकल करेंसी है, डॉलर आएंगे, डॉलर डीलर को देने, पीकेआर लेने, 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 लेने। अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी, अगर इस सवाल में कॉन्ट्रैक्ट करेंसी, अगर इस सवाल में कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पीकेआर होती, पीकेआर होती, कॉल 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 कॉल। इसका मतलब कॉल या पुट किस पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पर। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी यहाँ क्या है, यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर चाहिए या बेचने हैं, बेचने हैं तो पुट। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी यहां पर होती पीकेआर, तो पीकेआर चाहिए या बेचने हैं, चाहिए, कॉल। तो यहां पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पुट। स्ट्राइक प्राइस वो रेट जिस पर कन्वर्जन होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 लाख का। प्रीमियम पर कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम 1 जून को पे होगा जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करोगे। एक्सरसाइज फी पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हो तो 7,500 की कोई और फीस भी पे करनी है। सवाल में लिखा हुआ है एडवाइस एसटीएल ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेजिंग स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर इंक्लूडिंग अ नॉन हेज स्ट्रेटजी एंड जस्टिफाई रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले 1 जून वाले दिन आप प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते हैं। 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की हेजिंग करनी है, 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की हेजिंग करनी है। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 1 लाख रुपए का। प्रीमियम कितना है पुट वाला, 60,000। 1 लाख से डिवाइड किया, 5 जीरो कटे, 5 जीरो कटे, इसका मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 1 जून वाले दिन क्या किया, 15 × 60,000 प्रीमियम पे किया, कितना बना, 9 लाख रुपए का। प्रीमियम क्या होती है, फीस होती है, प्रीमियम कॉस्ट है, प्रीमियम नेगेटिव में शो करेंगे, माइनस होगा नेट आउटकम से। पे कब होगा, 1 जून को पे होगा। फिर क्या करेंगे, 30 सितंबर का इंतजार करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस क्या दी हुई है सवाल में, एक्सरसाइज प्राइस क्या दी हुई है सवाल में, एक्सरसाइज प्राइस क्या दी हुई है सवाल में। हाँ, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है 283.5, 283.5, 283.5। और स्पॉट रेट या स्पॉट रेट 30 सितंबर का स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है, 30 सितंबर का स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है सवाल में, 30 सितंबर का स्पॉट रेट दिया हुआ है 282.75।
वैसे 1 जून को बैठकर मुझे नहीं पता होता, लेकिन सवाल बनाने के लिए उसने बोला कि चलो तुम यूं मान लेना कि उस दिन का स्पॉट रेट 282.75 होगा पर डॉलर, पर डॉलर। अब ये इंफॉर्मेशन देखते हुए मुझे बताएं कि क्या हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करते या नहीं करते। मैं $1 देकर 283.5 PKR लूं, या मैं $1 देकर 282.75 PKR लूं। सर ये अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो ये कंपैरिजन करने से मुझे लग रहा है कि मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से $1 के अगेंस्ट 283.5 PKR मिलेंगे, जो कि ज्यादा है। और अगर वैसे ही स्पॉट मार्केट में जाऊंगा तो $1 के अगेंस्ट 282.75 PKR मिलेंगे। लेकिन यहां पर सवाल में एक बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है, एक्सरसाइज फी पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो ये फीस भी देनी है, अगर नहीं होगा तो ये फीस नहीं देनी है। इसका मतलब ये भी मेरी रेलेवेंट कॉस्ट बन गई। अमूमन आमतौर पर ये सवाल में नहीं होता। देखिए एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन से लग रहा है कि एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, करना चाहिए एक्सरसाइज। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा फिर मुझे ये खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। तो मुझे देखना है कि वो जो फायदा है और ये जो खर्चा है, इसका नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है। अब देखें कितनी है एक्सरसाइज फीस, 7,500। ठीक है जी। चले मान लेके मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, क्या होगा? 1500,000 US डॉलर्स 283.5 के रेट पर कन्वर्ट होंगे। 283.5 इंटू 1500,000 425,250, 425,250 PKR मिलेंगे। लेकिन प्रीमियम भी जाएगा, प्रीमियम तो पे हर हाल में करना है, चाहे आप एक्सरसाइज करो ना करो। अच्छा, साथ में 15 कॉन्ट्रैक्ट्स की 7,500 रुपए की नई तरह की कोई फीस है। बोला है भाई एक्सरसाइज करोगे तो ये भी देनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट की 7,500, 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये भी देनी होगी। तो नेट रिजल्ट क्या बनेगा? 425,250 इंटू माइनस 9 लाख माइनस 112,500। मेरे हाथ में आएगा 424,237, 424,237,500। एक्सरसाइज ना करूं, एक्सरसाइज ना करूं तो क्या होगा? अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो 1500,000 को कन्वर्ट करूंगा 282.75 में। 1500,000 इंटू 282.75 के हिसाब से 424,125, 424,125,000। इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं ना, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज करना बेहतर है, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है। लेकिन ये भी तो सोचें कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर ये वाला खर्चा भी बचेगा, ये खर्चा नहीं होगा। सिर्फ और खर्चा क्या होगा? 9 लाख रुपए जो प्रीमियम के आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो आपको हाथ में क्या बचेगा? 9 लाख इसमें से माइनस करते हैं, 423,225, 423,225,000। समझ रहे हैं? ये सवाल की नई मंतक थी कि अगर तुम ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो 7,500 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट भी देने पड़ेंगे। लिहाजा हम आम सवालात जो ऑप्शन के होते हैं उसकी तरह इसको सॉल्व नहीं कर सकते जिसमें हम इन दोनों को कंपेयर करें। हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना है, क्योंकि ये खर्चा वो है जो तब आएगा सिर्फ जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे होगे। तो 424,237,500 आया, 424,237,500 आया। और दूसरा हमारा 423,225,000 बन रहा था। ठीक है जी, इफेक्टिव रेट निकाला गया। ठीक है, और हेज नहीं करते तो ये कन्वर्जन रेट है। अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो हर पी के आके अगेंस्ट इतना पैसा मिल रहा है। अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये मिल रहा है। ठीक है जी, पर डॉलर। इन दोनों में से क्या ज़्यादा था? इन दोनों में से नेट अमाउंट ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, 424 है। ठीक है जी। बहरहाल अब आप एक बार आईकेप का आंसर भी ज़रूर देखिएगा। कोशिश मेरी हुई है, करी है मैंने कोशिश के सवाल पर ज़्यादा टाइम लगाकर बहुत सारी चीज़ें रिकैप भी करी जाए। अच्छा सवाल है,
कम से कम 1-2 बार देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर कुछ चीज़ें जिस तरह से ये वाली जो चीज़ यहाँ पर आ गई, ये जनरली अमूमन नहीं होती है सवालों में। तो इस सवाल को अच्छे से देखें और फिर इसका आईक्यूब का सॉल्यूशन भी देखें। 2-3 बार रिकैप ज़रूर करें ताकि आपके ज़हन में चीज़ें बैठें। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने रिकॉल करे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम पहले कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं और शायद रिकॉल करना बहुत लेंदी होता, तो उनको मैंने दोबारा रिकॉल नहीं किया। ठीक है जी? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।